बिहार के दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता की हत्या को लेकर बड़ी खबर है और सवाल ये कि आखिर हत्यारा कौन, क्योंकि दरभंगा में जीतन सहनी के घर में जिस तरीके से हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया है, बड़ी खबर आपको बता दें। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को लेकर ये खबर है और बिहार के दरभंगा में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का मर्डर हुआ है। फिलहाल घर में मिली लाश और जिस तरीके से घर के अंदर और बाहर की तस्वीरें सामने आ रही है, आखिर कौन है हत्यारा और किस मकसद से इस हत्याकांड को दिया गया है अंजाम, इस बारे में मेरे सहयोगी रुपेश से करेंगे सवाल। और जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी तक शुरुआती जांच के बाद क्या पता लग पाया है, इस बीच आपको बता दें बिहार में दरभंगा से ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। रुपेश हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के प्रमुख और जिस तरीके से उनके पिता की हत्या को अंजाम दिया गया है, क्या खबर इस बारे में अभी तक शुरुआती जांच के बाद सामने आई? देखिए, दरभंगा में बिरौल के जो एसडीपीओ हैं, उन्होंने पहला बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि लगता है कि चोरी की नीयत से चोर अंदर घुसे थे और इसी दौरान ये हत्या की गई है। प्रथम दृष्टया जो मामला लग रहा है, हालांकि जांच की टीम पहुंच रही है, एफएसएल की टीम भी वहां पे पहुंच रही है, लेकिन जो स्थिति है, आप हालात देखिए जो दिखलाने के काबिल भी नहीं। किस तरीके से छत विछत सौ घर में अकेले मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी रहते थे और घर की जो स्थिति है, बहुत बड़ी कोई संपत्ति और इस तरह वो देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि चोर ने पहले से रेकी की होगी और बहुत बड़ी संपत्ति या बहुत कोई माल हाथ लगने की नीयत से वो घर में घुसे होंगे। और शव जहां पड़ा है, ठीक उसके बगल में कुछ पैसे भी वहां पे दिख रहे हैं विजुअल्स में। जाहिर सी बात है कि जो बयान है पुलिस अधिकारी का और जो जांच होगी, एफएसएल की टीम भी पहुंच रही है। मुकेश सहनी फिलहाल मुंबई में है और वो कोशिश में है। उनकी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो दरभंगा होकर हैदराबाद होकर के फिर पटना पहुंचे और मुकेश सहनी ने कहा कि वो एक विशेष विमान से पटना पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस बीच में पिछले एक महीने से लगातार जो नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा रुपेश, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। और मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई है बिहार के दरभंगा में। मुकेश सहनी कौन है, अब ये जानिए। 2018 से सक्रिय राजनीति में आए विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक सन ऑफ मल्लाह के नाम से भी ये जाने जाते हैं। वहीं 2024 चुनाव में वीआईपी पार्टी 3 सीटों पर लड़ी थी। मुकेश सहनी सिनेवर्ल्ड कंपनी के मालिक हैं। 27 मार्च 2022 तक बिहार में पशुपालन मंत्री भी रहे हैं। और आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, मुकेश सहनी के पिता का मर्डर हुआ है बिहार में, क्या एक बार फिर से कानून को चुनौती दे रहे हैं अपराधी? देखिए, ये सुबह सुबह बिहार से दरभंगा से जो अत्यंत दुखद खबर आई है जी, बहुत ही मर्माहत करने वाला है। हम लोग सब मर्माहत हैं और ये बता रहा है कि बिहार में अपराधी राज कायम है। जब राजनेता के पिता की हत्या इस तरह से हो रही है, आम लोग तो भगवान भरोसे, ये अपराधी राज कायम हो गया है बिहार में। आए दिन लगातार हत्याओं का दौर जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार में एक इंजन अपराध पर एक इंजन भ्रष्टाचार की ओर बढ़ा हुआ जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सरकार में एनडीए के लोग जंगल राज का राज अलापते थे। अभी ये कौन सा राज है? महाजंगल राज चलाने वाले अभी चुप क्यों है? ये तो पूरी जनता भगवान के भरोसे है। और मुकेश सहनी जी के साथ हमारी पार्टी, हम लोग सब लोग साथ में हैं। इस घटना पर प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर कौन लोग, किसने इस तरह का हिम्मत किया कि मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या हुई है? इससे हम लोग बहुत ही अत्यंत ही दुखी हैं और मर्माहत। लेकिन मृत्युंजय जी, शुरुआती जो समझ में आ रहा है कि किसी तरीके का कोई थ्रेट नहीं था मुकेश सहनी के पिता को। घर भी देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ही साधारण तरीके से रहते थे। अभी हम देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा करने आए हैं। पूरी जानकारी हमें नहीं है कि क्या हुई है। पूरी जानकारी लेंगे, उनसे बात करेंगे क्या है पूरा मामला। अभी तो ये हत्या हुई है, इस पर हमने आपको प्रतिक्रिया दी है और इस पूरे मामले की शासन प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। हम लोग शांत नहीं बचेंगे। मृत्युंजय तिवारी जी, शुक्रिया टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत के लिए। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जो जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है उसको लेकर तो बात कह रहे हैं कि अभी मामले की जांच के बाद सच सामने आएगा, लेकिन जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, मुकेश सहनी के पिता की हत्या को दुखद बताते हुए मृत्युंजय तिवारी ने जिस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद है उसको लेकर भी सवाल उठाए हैं और ये साफ तौर पर कहा है कि शासन प्रशासन को पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि ये इस बीच तस्वीरें भी आपके सामने हैं। जीतन सहनी के घर पर
अकेले थे उनके पिता। और फिलहाल शुरुआती जांच में हमारे सहयोगी रुपेश इस वक्त हमें जानकारी दे रहे हैं कि जिस हालत में उनका शव बरामद हुआ है उसके नजदीक पैसे भी मिले हैं। हालांकि क्या घर में चोरी और लूट की वारदात के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, इस एंगल से तो पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन इस वक्त मौके पर पहुंची टीम्स किस तरीके से आसपास के इलाके में भी छानबीन कर रही है और पूरे घर में जिस तरीके से मौके पर पहुंची टीम इस वक्त जांच कर रही है, उस बारे में और अपडेट के साथ रुपेश हमारे साथ हैं। और रुपेश से सवाल इस लिहाज से भी होगा क्योंकि यहां जिस तरीके से हम आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से बात कर रहे थे, अपराधियों के बुलंद हौसलों को लेकर जिस तरीके से रुपेश सवाल उठाए जा रहे हैं, मैं जानती हूँ ये वक्त है शुरुआती जांच में ये जानने का कि आखिर हत्याकांड को किसने अंजाम दिया और क्यों। लेकिन मृत्युंजय तिवारी से हम बात कर रहे थे जो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के साथ साथ इस हत्याकांड को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सवाल उठाना लाजमी है। और जिस तरीके से पिछले लगभग एक पखवाड़े से तेजस्वी यादव जो कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो लगातार बिहार में जो आपराधिक वारदात जो बढ़े हैं उसको लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं। लेकिन इस बीच इस घटना को लेकर के और दरभंगा के जो एसएसपी हैं उन्होंने आईपीएस काम्या मिश्रा के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन कर दिया है जो एसआईटी जांच करेगी कि आखिर क्या मामला है, क्या कोई दुश्मनी की वजह से या जिस तरीके से बिरौल के जो एसडीपीओ हैं वो कह रहे हैं कि चोरी की नीयत से लगता है चोर अंदर घुसे थे और इसी क्रम में उनकी हत्या की गई है। ये प्रथम दृष्टया उन्होंने कारण बताया है। एफएसएल की टीम भी पहुंच रही है, एक आईपीएस के नेतृत्व में एसआईटी का गठन भी किया गया है। जाहिर सी बात है कि जांच होगी, हाई प्रोफाइल मामला है। बात आपने कही, लेकिन खुद परिवार की तरफ से इस पूरे मामले पर मुकेश सैनी की तरफ से कुछ कहा जा रहा है क्या? देखिए, परिवार के लोग वहाँ पहुंच रहे हैं। दरअसल मुकेश सैनी के जो पिता हैं वो गाँव में अकेले रहते थे और दरवाजा अंदर से बंद था। गांव के लोगों ने ही ये नोटिस किया, दरवाजा तोड़ करके और जो दीवार है दीवार फांद के लोग अंदर गए थे। पुलिस भी जब वहां पहुंची तो पुलिस को भी दीवार फांद के अंदर जाना पड़ा है। ऐसे में परिवार के लोग भी पहुंच रहे हैं। हालांकि गांव के जो आसपास के लोग हैं वो फिलहाल किसी दुश्मनी या हाल के दिनों में ऐसी कोई घटना हुई हो जिससे ये अंदेशा जताया जाए कि किसी दुश्मनी की वजह से या हाल के दिनों में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनकी हत्या तक की जा सकती है, ऐसा अंदेशा लोगों ने अभी तक नहीं जताया है। लेकिन खुद मुकेश सैनी इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं, इस पर नजर बनाए रखें। बड़ा अपडेट आपने यहाँ दिया है कि जिस तरीके से इस वक्त पूरे मामले की जांच मौके पर पहुंची पुलिस कर रही है। एक एसआईटी का भी गठन हो चुका है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच पर हमारी नजर रहेगी, आगे भी देंगे आपको अपडेट। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए रुपेश। और अब बात डोडा में चल रहे एनकाउंटर की, क्योंकि बड़ी खबर आपको बता दें, डोडा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ को लेकर खबर है। मुठभेड़ में अफसर समेत 4 जवान शहीद हुए हैं। और डोडा के देसा इलाके में देर रात से जारी मुठभेड़ का एक बड़ा अपडेट आपके सामने, क्योंकि आपको बता दें डोडा के जंगलों में एनकाउंटर को लेकर खबर है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने जिस तरीके से फायरिंग की, आतंकियों की फायरिंग में सेना के जवानों के घायल होने को लेकर खबर आई। एनकाउंटर के बीच हाईवे पर सुरक्षा किस तरीके से कड़ी कर दी गई है और सेना ने जिस तरीके से पूरे इलाके की घेराबंदी कर इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर हमें मिल रही है, जहां देखिए किस तरीके से सर्च ऑपरेशन के दौरान ही आतंकियों ने फायरिंग की और साथ ही डोडा के जंगलों में इस वक्त जारी एनकाउंटर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। डोडा का के देसा इलाका जहां पर देर रात से मुठभेड़ जारी है और इस मुठभेड़ में आपको बता दें अफसर समेत 4 जवानों के शहीद होने की भी खबर सामने आई है। तो देखिए डोडा में ये एनकाउंटर हुआ है और अभी भी पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। कुछ तस्वीरें आपके सामने देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंक पर बड़ा प्रहार बोला जा रहा है। ये कुछ तस्वीरें हैं। सबसे पहले डोडा में एनकाउंटर और उसके बाद आतंकियों से मुठभेड़ अभी भी चल रही है। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। देखिए ड्रोन से नजर रखी जा रही है आतंकियों की गतिविधि पर। अभी भी इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है और इस बीच सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये कि 4 जवान शहीद हो गए हैं। और जिस तरीके से इस वक्त डोडा में एनकाउंटर के साथ साथ सर्च ऑपरेशन को लेकर खबर सामने आ रही है, संवाददाता अंकित भट्ट ने एक लेटेस्ट रिपोर्ट भेजी है। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते में चौथा एनकाउंटर डोडा जिले के देसा इलाके में, जहां पर घने जंगलों में सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली कि 2 से 3 आतंकी इन्हीं घने जंगलों में
छुपे हुए हैं। उसके बाद सुरक्षा बलों की तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की तरफ से कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और उसी दौरान तकरीबन 9 बजे के बीच जो एक्सचेंज ऑफ फायर है वो होता है और उसी बीच में सेना के 4 जवान जो हैं वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन सेना की तरफ से लगातार जो ऑपरेशन है आतंक के खिलाफ वो चलाया जा रहा है और सेना की तरफ से इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन कोठी। इस ऑपरेशन में लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार इन घने जंगलों को खंगाला जा रहा है ताकि जितने भी छुपे हुए आतंकी हैं उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जा सके। वहीं आपको बता दें कि जम्मू संभाग में तकरीबन 50 से ज़्यादा आतंकी जो है वो सक्रिय बताए जा रहे हैं और ज़्यादातर आतंकी पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं, जिनकी धरपकड़ और तलाश के लिए लगातार सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो बड़े पैमाने पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जम्मू संभाग के अलग अलग इलाकों में चला रही है। और इसी बीच में जब सेना और सुरक्षा बलों जम्मू कश्मीर पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि डोडा के डिसई इलाके में यहाँ घने जंगलों में आतंकी छुपे हुए हैं और उसी बीच में सेना की तरफ से ऑपरेशन कोठी शुरू किया जाता है, जिसके बाद एक्सचेंज ऑफ फायर जो है आतंकियों के साथ होता है और इसी बीच में सेना के 4 जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन एक बार फिर लगातार सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना जो है लगातार इन्हीं घने जंगलों में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि जल्द से जल्द उन कायर आतंकियों की धरपकड़ की जा सके, उन कायर आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके जिन्होंने इस तरीके से कायराना हरकत को अंजाम दिया है। तो देखिए, अंकित भट्ट की रिपोर्ट आपने देखी, कुछ देर पहले की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। डोडा के जंगलों में ये मुठभेड़ चल रही है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। और देखिए, हमारे सहयोगी अंकित भट्ट हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। अंकित, आपसे सुबह भी बात हुई थी, आपने बताया था कि मुठभेड़ अभी भी चल रही है और पूरे इलाके को घेर रखा है सुरक्षा बलों ने। कितने आतंकियों के छिपे होने की जानकारी अभी मिल पा रही है? क्या चल रहा है वहां पे? सेना की तरफ से इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कोठी रखा गया है। वहीं इस ऑपरेशन में लगातार भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इन्हीं घने जंगलों में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि जितने आतंकी इस इलाके में छुपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जा सके। कल देर रात सेना की तरफ से ऑपरेशन कोठी लॉन्च किया गया और स्पेसिफिक इनपुट मिली सुरक्षा बलों को कि 2 से 3 आतंकी इस इलाके में छुपे हुए हैं। वहीं सुरक्षा बलों की तरफ से जैसे ही इस इलाके को घेरा जाता है, आतंकियों के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया जाता है और उसी बीच में सेना के एक अफसर समेत 4 जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त होते हैं और उसके बाद इंटेंसिफाइड सर्च ऑपरेशन जो है इन्हीं घने जंगलों के अंदर लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है ताकि आतंकी जहां पर भी छुपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द ट्रेस किया जाए, उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। जिस जगह पे मैं मौजूद हूं यहां से आगे जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है और लगातार इस इलाके में बड़े पैमाने पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि 2 से 3 आतंकी इस घने जंगलों में छुपे हुए थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन चलाया और सेना की तरफ से इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन कोठी। जिसका और वहीं आपको बता दें कि चाहे वो रजौरी पुंछ का इलाका हो, चाहे वो डोडा का इलाका हो, चाहे वो कुटवा का इलाका हो, चाहे वो जम्मू का इलाका हो, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे सुरक्षा बलों की तरफ से ताकि जल्द से जल्द जितने भी आतंकी जम्मू संभाग में छुपे हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। ठीक है अंकित, आप आगे भी नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। तो देखिए, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने के इलाके में खबर है और मुठभेड़ अभी भी चल रही है। शुक्रिया आपका अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल मारपीट केस में आज दाखिल हो सकती है चार्जशीट और विभव कुमार के खिलाफ दायर हो सकती है चार्जशीट। दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास में मौजूद स्टाफ को गवाह बनाया। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। विभव कुमार पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल के आवास में उनसे मारपीट का आरोप है।
जिस वक्त ये घटना हुई, विभव कुमार सीएम केजरीवाल के निजी सचिव थे। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने स्वाति मालीवाल से मारपीट केस की जांच लगभग पूरी कर ली है और आज विभव कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी है। इस केस की जांच के दौरान पुलिस ने सीएम आवास से डीवीआर और कुछ अन्य गैजेट्स और आरोपी विभव कुमार के 2 मोबाइल फोन जब्त किए थे। दिल्ली पुलिस विभव कुमार को 2 बार मुंबई भी ले गई थी। शक था कि विभव ने मुंबई में अपने फोन का डाटा डिलीट करवाया था। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि वो 13 मई को सीएम केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर पहुंची थी। उसी समय विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। मालीवाल की शिकायत पर पुलिस ने विभव के खिलाफ के सिविल लाइंस में थाने में केस दर्ज किया। इसके बाद एक महिला अधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ है जो इस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी केस में शुक्रवार को विभव कुमार की जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था। वो अभी तिहाड़ जेल में बंद है। इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर ने एमबीबीएस में दाखिले के वक्त नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी प्रमाण पत्र पेश किया था। साथ ही इस दौरान जमा किए गए मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र में किसी तरह की दिव्यांगता का उल्लेख नहीं किया गया। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच उनके पुणे के काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन को लेकर नई जानकारी सामने आई है। She was admitted in 2007. The first year of her college. The college was newly started, and she got admission through NT3 category, belonging to Vanjari community. So she got admission through CET only. She had submitted the caste certificate, caste validity, and non-creamy layer certificate. She has submitted the certificate of medical fitness, which does not mention any disability in her. वहीं पूरे विवाद पर ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर ने पहली बार अपना पक्ष रखा है कि ये जो टेक्निकल चीजें हैं तो आप मुझे पूछते हैं, उन्होंने इसीलिए एक एक्सपर्ट कमेटी एस्टैब्लिश की है और जो भी इसके टेक्निकल डिटेल्स है और जो भी मेरा सबमिशन है, आई विल डेफिनेटली गिव दैट। इस बीच पुणे पुलिस ने लाइसेंसी बंदूक के कथित दुरुपयोग को लेकर पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। और मध्य प्रदेश में धार की भोजशाला में हुए एसआई सर्वे के दौरान 37 देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। इसके साथ ही सैकड़ों मूर्तियों के अवशेष और हिंदू प्रतीक चिन्ह भी मिले हैं। भोजशाला में सर्वे पर तकरीबन 2000 पन्नों की एएसआई रिपोर्ट पर अब 22 जुलाई को सुनवाई होगी। कोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला में 98 दिनों तक एएसआई ने सर्वे किया, जिसका मकसद ये पता लगाना था कि धार भोजशाला मां सरस्वती का मंदिर है या कमाल मौलाना मस्जिद। लेकिन एएसआई की रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है उसे हिंदू पक्ष अपनी जीत बता रहा है। हमारे पास एएसआई की पूरी रिपोर्ट है और इसके आधार पर ये जानकारी है कि भोजशाला में हिंदू मंदिर और देवी देवताओं के पुख्ता सबूत मिले हैं। वाग्देवी की खंडित मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण, जटाधारी भोलेनाथ, पवन पुत्र हनुमान, भगवान शिव की मूर्तियां मिली हैं। इनके अलावा ब्रह्मा, गणेश जी, माता पार्वती और भैरवनाथ की मूर्ति मिली है। सर्वे रिपोर्ट में मां सरस्वती की प्रतिमा का जिक्र है। इनके अलावा मां महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप, शंख, चक्र, गदा के चिन्ह, स्वास्तिक, त्रिशूल के चित्र और सनातन आकृतियां वाले पत्थर मिले हैं। 11 मार्च को हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने भोजशाला के 500 मीटर के दायरे में वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दिया था और 22 मार्च से 27 जून तक सर्वे किया गया। और यूपी में बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने धर्म परिवर्तन को लेकर नया दाव किया है, जिससे हंगामा मचने के आसार हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के प्रमुख तौकीर रजा अब सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने की तैयारी कर रहे हैं। तौकीर ने ऐलान किया है कि 21 जुलाई को 23 लोगों का धर्म परिवर्तन होगा। बरेली के खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में होगा कार्यक्रम। सिटी मजिस्ट्रेट से मांगी इजाजत। 11 जुलाई को भेजा गया मजिस्ट्रेट को पत्र। तौकीर रजा ने बताया कि जिन 23 लोगों को कलमा पढ़ाया जाएगा, उनमें से 5 जोड़ों का निकाह भी कराया जाएगा। मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं। इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं। तौकीर के ऐलान पर श्री शिरडी साईं सर्वदेव मंदिर के महंत ने ऐतराज जताया और कहा कि वो समाज की शांति भंग करने की साजिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति विशेष द्वारा इस तरह की चेतावनी देना कि हम 23 जोड़ों को विवाह करा के उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे, ये तो खुद ही जाती है।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। हालांकि इस घटना के बाद प्रशासन सवालों के घेरे में है। विशालगढ़ हिंसा मामले में कोल्हापुर पुलिस ने अब तक 21 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने भीड़ इकट्ठा करने और हिंसा फैलाने के आरोप में पूर्व सांसद शंभाजी राजे पर भी एफआईआर दर्ज की है। एएसपी ने बताया कि किन धाराओं पर केस दर्ज किया गया है। पब्लिक सर्वेंट पे असॉल्ट है, स्टोन पेल्टिंग है, आर्सनिंग है, कहीं पे हाउस ब्रेकिंग है, घर तोड़े हैं किसी लोगों के, प्रार्थना स्थल का नुकसान है, फिर गाली गलौज है, इस टाइप के सेक्शंस है सभी इसमें। शंभाजी राजे पर आरोप है कि उनकी अगुवाई में कई संगठन से जुड़े सैकड़ों लोगों के साथ विशालगढ़ किले के आसपास हुए अतिक्रमण का विरोध करने पहुंचे थे। उसके बाद वहां हिंसा शुरू हुई थी। विशालगढ़ किले के आसपास पहले दिन की कार्रवाई में 70 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। आज भी यहां अवैध निर्माण हटाने का काम होगा। एआईएमआईएम ने प्रशासन पर खास संगठन के लोगों को छूट देने और बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाया है। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के अंदर चुनाव की तैयारी पूरी तरह से शुरू कर दी है अपनी। उनका तो ये दंगा गंगा इधर ही शुरू रहेगा, वो डेवलपमेंट की तो कुछ बात ही नहीं कर रहे। कल हुई हिंसा के बाद विशालगढ़ से गजापुर तक धारा 144 लगा दी गई है। खबर संसद के मॉनसून सत्र को लेकर। संसद का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसको लेकर सरकार ने 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। अब इस सत्र में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। संसद का आगामी सत्र कई महीनों में खास रहने वाला है। इसमें लोगों की नजर पूर्ण बजट 2024-25 पर है। इसके जरिए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि मोदी सरकार अपने 3.0 कार्यकाल में किन मुद्दों को प्राथमिकता देने वाली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में बजट पेश करेंगी। इससे पहले फरवरी में मोदी सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था और अब जबकि नई सरकार बन गई है, शेष वित्तीय वर्ष के लिए एक व्यापक बजट पेश किया जाएगा। संसद का आगामी सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 12 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने एक एक्स पोस्ट में बताया कि माननीय राष्ट्रपति ने भारत सरकार की सिफारिश पर बजट सत्र 2024 के लिए 22 जुलाई 2024 से 12 अगस्त 2024 तक संसद के दोनों सदनों को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय बजट 2024-25 को लोकसभा में 23 जुलाई 2024 को पेश किया जाएगा। सत्र की शुरुआत से पहले सरकार ने विपक्षी दलों के साथ आम सहमति बनाने के लिए 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जो सुबह 11 बजे होगी। यूपी में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी ने विवाद थमता नहीं दिख रहा है। अब एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम योगी को पत्र लिखकर कहा है कि प्राइमरी टीचर्स की डिजिटल हाजिरी का आदेश वापस लिया जाए। यूपी बीजेपी कार्य समिति में मंथन के बाद भी विरोध के सुर बंद नहीं हुए। इसी कड़ी में नया नाम पार्टी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह का है। उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश की जनता सरकार से क्यों नाराज हो गई? वो सब कुछ मोदी और योगी सरकार ने दिया जो जनता को चाहिए। विरासत को समृद्धशाली बनाया, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित किया, कानून व्यवस्था और सुशासन का नया मॉडल स्थापित किया। दुनिया में इसकी चर्चा है। इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद क्यों हम लोकसभा 2024 हार गए? अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं मिला? देवेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम योगी को लिखे अपने पत्र में कई मुद्दों का जिक्र किया। एक फैसला लिया अफसरों ने कि इनकी डिजिटल अटेंडेंस होगी। हम सरकार के मुख्य सचिव से पूछना चाहते हैं कि यह नियम क्या किसी और विभाग में लागू हुआ है? वहीं मध्य प्रदेश के गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल चाके ने अजीबोगरीब बयान दिया। यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पंचर की दुकान लगाने की सलाह दी। ये कागज की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल के पंचर की दुकान खोल लेना, जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। ये है गुना से बीजेपी के विधायक पन्नालाल चाके और एक कार्यक्रम में छात्रों को रोजगार हासिल करने का ज्ञान दे रहे थे। ये कागज की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल के पंचर की दुकान खोल लेना, जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। दरअसल विधायक जी गुना पीजी कॉलेज को प्रधानमंत्री एक्सीलेंस ऑफ कॉलेज में उन्नयन होने के समारोह में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मंच पर मुख्य अतिथि के तौर पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद थे और इसी दौरान विधायक जी छात्रों को
अजीबोगरीब शिक्षा देते रहे। ये शायद कागज की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल की पंचर की दुकान खोल लेना जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। विधायक जी की इस परम शिक्षा से छात्र अचंभित हो गए, तो वहीं मौजूद शिक्षक बंगले झांकते दिखे। यूपी के प्रयागराज के एक स्कूल से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसके बाद शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रयागराज के एक सरकारी स्कूल की ये तस्वीर शिक्षकों की लापरवाही का जीता जागता नमूना है। छुट्टी के बाद घर जाने की जल्दबाजी में शिक्षक स्कूल के अंदर 4 साल के बच्चे को छोड़ गए और गेट पर ताला जड़ दिया। कुछ घंटों के बाद जब बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी तो लोग मेजा के प्राथमिक स्कूल पहुंचे। ये लापरवाही का मामला अगर आप देखेंगे, ये प्राथमिक विद्यालय लोहरा विकास खंड मेजा जनपद प्रयागराज का है। आप देखिए, टाइम बताओ, टाइम बताओ। 2 बजे में 2 मिनट बाकी है। बच्चे के स्कूल में बंद होने की खबर सामने आने के बाद शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर ताला खोला गया और लापरवाही पर एक्शन लिया गया। जो जूली नाम की सहायक अध्यापिका है, इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उरुआ विकास खंड में अटैच कर दिया गया है। और जो हमारी शिक्षा मित्र थी ललिता देवी, उनकी भी लापरवाही थी, संविदा कर्मी हैं, तो उनका आज का मानदेय काट लिया गया है। और इस घटना के सामने आने के बाद ये भी पता चला कि स्कूल के बंद होने का समय 2 बजे का है, लेकिन स्कूल अक्सर 11:30 बजे बंद हो जाता है। दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल हत्याकांड में 2 आरोपी पकड़े गए हैं और हॉस्पिटल में घुसकर इन अपराधियों ने एक बेगुनाह मरीज की हत्या कर दी थी। दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल हत्याकांड में पुलिस ने जिन 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, उनकी पहचान होते ही फरहान और फैज नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब हत्या के मास्टरमाइंड फहीम तक पहुंचने के लिए पुलिस सक्रिय है। हमने फैज और फरहान 2 लड़कों को पकड़ा है। उन्होंने रिवील किया कि ये फहीम, जिसका नॉर्थ ईस्ट में बाबरपुर में घर है, वहाँ पे उसने इन सभी लोगों को बुलाया और इस प्रकार से एक वसीम नाम का बीसी जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में था, उस पे अटैक करने के लिए इनको भेजा था। सोशल मीडिया के जरिए इनकी पहचान की गई, मोबाइल नंबर के आधार पर उनकी लोकेशन ट्रेस की गई। उसके बाद यूपी के लोनी में रेड की गई। ये हमलावर अपराधी वसीम की हत्या करने के लिए दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल पहुंचे थे, लेकिन पहचान में चूक होने से वहां भर्ती दूसरे मरीज रियाजुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी। जांच में पता चला कि 13 जून को वेलकम इलाके में हाशिम बाबा के गुर्गों ने वसीम को गोली मारी थी, लेकिन वो बच गया था, जिसे मारने के लिए अपराधी अस्पताल पहुंचे थे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 2 गाड़ियों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक पिकअप वैन और कार में जोरदार टक्कर हो गई। कार की हालत देखकर इसकी स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं कि कार कितनी रफ्तार में रही होगी। पिकअप वैन से टकराने के बाद कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। खबर मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। घायलों में 4 की स्थिति गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया है। देर रात्रि इकोटेक 3rd थाना के अंतर्गत एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी अनियंत्रित हुई। उसके पीछे एक स्विफ्ट गाड़ी उसमें टकराई। अनियंत्रित होकर के पिकअप पलट गई। ये लोग एक वैवाहिक कार्यक्रम से वापस कुलेसरा आ रहे थे। बताया जा रहा है कि पिकअप वैन में 18 लोग सवार थे। हादसे में मारे गए लोगों का पंचनामा कराकर पुलिस ने आगे की कार्रवाई की। और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर एक बस खाई में गिर गई और हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मुंबई एक्सप्रेसवे में रात के अंधेरे में जख्मी लोगों की तलाश की जा रही है। जो बस गहरी खाई में गिरी थी, उसे क्रेन के सहारे बाहर निकाला गया। बस के अंदर जाकर यात्रियों की तलाश की गई और उनके सामान बाहर निकाले गए। ये बस श्रद्धालुओं से भरी थी, जो एक ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में मौत भी हुई और 42 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक दुर्घटना बीती रात करीब 1 बजे हुई। 54 लोग एक प्राइवेट बस से पंढरपुर आषाढ़ी एकादशी के लिए जा रहे थे। आडली गांव के बाजू में एक ट्रैक्टर से ये लोग डैश करके इनकी बस जो है वो बाजू में दरी में गई थी। इसमें अभी तक 42 लोग जो है वो हमने MGM हॉस्पिटल में शिफ्ट किए हैं।
3 लोग जो अत्यवस्थ थे वो सरकारी हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर एक निजी बस से 54 यात्री आषाढ़ी एकादशी के मौके पर पंढरपुर जा रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर से टकराने के बाद बस एक खाई में गिर गई। एक्सप्रेस वे पर हादसा होने की वजह से बचाव टीम के साथ पुलिस समय रहते मौके पर पहुंच गई, जिससे घायलों को अस्पताल पहुंचाने में देरी नहीं हुई। हैदराबाद से खबर है, हैदराबाद की सड़क पर एक कार में अचानक आग लग गई। उसके बाद क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट। हैदराबाद में सड़क पर तेजी से भाग रही कार में आग लग गई तो जुबली हिल इलाके में हाहाकार मच गया। रात के अंधेरे में चलती कार में उड़ते शोलों को देखने के बाद कार चालक ने ब्रेक लगाई और कार में सवार सभी लोग बाहर कूदे और किसी तरह अपनी जान बचाई। इस दौरान कार में कई विस्फोट भी हुए। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश जरूर की, लेकिन लपटें बढ़ती गई और लोग पीछे हटते गए। आग बुझने के बाद कार के आसपास धुएं का गुबार नजर आया। चश्मदीदों ने भी बताया कि सड़क पर भाग रही कार में अचानक आग लग गई और BMW कार देखते देखते खाक हो गई। ये कार कड़थाल की ओर जा रही थी और झिलेगुड़ा लेक के पास पहुंचते ही सबसे पहले इसके इंजन में आग लगी और उसके बाद लपटें बढ़ती चली गई। इस घटना के बाद रोड पर कई घंटे ट्रैफिक भी जाम रहा। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कार पर पानी की बौछार मारी, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खत्म हो चुका था। अच्छी बात यह रही कि वक्त रहते सभी यात्री कार से बाहर निकल गए और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। यूपी में बारिश और बाढ़ से हालात बेहद खराब हो रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने देर रात बाढ़ के हालात पर समीक्षा की। बाढ़ से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ देर रात तक सूबे में बाढ़ की स्थिति पर मीटिंग करते रहे और प्रभावित इलाकों में 24 घंटे राहत पहुंचाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के 97 गाँव का शहरों का संपर्क टूट चुका है। 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और बाढ़ की जद में यूपी के 17 जिले आ चुके हैं। लखीमपुर, बलरामपुर, कुशीनगर, शाहजहांपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, सीतापुर, पीलीभीत, गोरखपुर, बरेली, अयोध्या, बहराइच, बदायूं, फर्रुखाबाद, देवरिया और उन्नाव शामिल हैं। यूपी के गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसका 47 गांव में असर दिख रहा है। लोग पानी में तैरकर घर जा रहे हैं। यहां आपदा मित्रों को खाना बांटने के काम में लगाया गया है। रिजर्व में हमारे पास तकरीबन इस समय 150 नावें हैं जो जनपद में मौजूद है, तो अगर कहीं भी जरूरत रहेगी तो वहाँ पे अतिरिक्त नाव लगाया जाएगा। लखीमपुर खीरी के अटरिया इलाके में 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जिले की 5 तहसील बाढ़ से प्रभावित हैं। यहां शारदा, घाघरा और सोहेली नदी ने जनजीवन प्रभावित किया है। और वहीं बिहार के कई जिलों में बाढ़ का सितम बढ़ता जा रहा है। गंडक और गंगा की लहरें आसपास के इलाकों का रुख कर रही है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश और गंडक नदी में छोड़े गए पानी ने उत्तर बिहार में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर से होकर गुजरने वाली बूढ़ी गंडक और बागमती नदी का पानी कटरा प्रखंड के निचले इलाके में फैलने लगा है। यहाँ दर्जनों गांव में पानी फैल चुका है। सैलाब का पानी घरों में घुस चुका है। बाढ़ का पानी बर्री, तेहवारा और कटरा माधोपुर के मुख्य मार्ग पर चढ़ने से मुसाफिर भी परेशान है। देख रहे हैं पूरा का पूरा जो है सो 2530 गाँव बाढ़ से पूर्ण तरह प्रभावित है। गंडक नदी की मार से बेतिया के योगापट्टी प्रखंड के 5 पंचायत पूरी तरह से प्रभावित हैं, जिसका मुआयना करने बीजेपी विधायक विनय बिहारी पहुंचे। यहां भी प्रशासन का इंतजाम नहीं के बराबर नजर आया। अभी जो स्थिति है, स्थिति बहुत खराब है और प्रशासन की तरफ से जो अभी कार्य हुए हैं वो संतोषजनक नहीं है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। बेगूसराय में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जिससे बचने के लिए लोग सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। मटिहानी प्रखंड के खेतों में पानी समा चुका है। और गुजरात के कई जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। सूरत से लेकर अहमदाबाद तक हालात कैसे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। सूरत के उमरपाड़ा इलाके में मचे कोहराम के पीछे मोहन नदी में आया उफान है, जिसकी वजह से नहरों में पानी भर गया और इसके दोनों तरफ बसी आबादी पानी में फंस गई। नर्मदा के नंदोद में लगातार हुई बारिश की वजह से कई गांव में पानी भर गया। कई जगह कमर तक पानी नजर आया। घरों के अंदर सैलाब का पानी समा गया। तस्वीरें नंदोद के लचरस गांव की हैं, जहां बाढ़ के पानी के निकलने का रास्ता नहीं होने की वजह से पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। सड़क किनारे की दुकानें पानी में डूब चुकी हैं और घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी के अंदर हैं। अहमदाबाद सहित गुजरात के कई इलाकों में लगातार बारिश हुई।
अहमदाबाद की सड़कों के साथ साथ अंडरपास में जल भराव नजर आया। निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसके कारण यातायात बाधित हुआ और लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुजरात के भरूच, नर्मदा, पंचमहल, वडोदरा और आनंद जिलों में 50 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। मौसम विभाग ने सूरत, नवसारी, वलसाड़, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ के कुछ इलाकों में आज भारी बारिश की संभावना जताई है। महाराष्ट्र के नासिक में सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया गया है। उधर रत्नागिरी में लैंडस्लाइड से हाहाकार मच गया। तस्वीरें नासिक के अंजनेरी पर्वत की हैं, जहां प्रशासन की रोक के बावजूद 250 से ज्यादा लोग पहुंच गए। तेज बारिश के बाद सीढ़ियों पर पानी भरने लगा और धीरे धीरे पानी की धार तेज होती चली गई। लोग वहीं फंस गए और अफरा तफरी मचने लगी। वन विभाग को खबर मिली, जिसके बाद सभी लोगों को पर्वत से सुरक्षित बाहर निकाला गया। अंजनेरी में मंदिर और पर्वत होने की वजह से श्रद्धालु और ट्रैकर्स आते हैं। प्रशासन ने फिर से अपील की है कि बारिश के दिनों में यहां आने से परहेज करें और सुरक्षित रहें। हम सभी लोगों से आह्वान करना चाहते हैं कि जब भी बारिश ज़्यादा रहती है तो वन विभाग की तरफ से लोगों को सूचना दी जाती है कि आप ऊपर ना जाए। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में भारी बारिश का कहर जारी है। जिले के दापोली इलाके से लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दापोली के साकलोली इलाके में भारी बारिश के चलते मिट्टी की पहाड़ी भर कर खिसक गई और मलबे में तब्दील हो गई। मौसम विभाग ने आज रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट और मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी सहित पुणे और कोल्हापुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब बात करते हैं ओमान से आ रही एक खबर की। ओमान की एक मस्जिद में आतंकी हमला हुआ है। ओमान में मस्जिद के पास भारी गोलीबारी, आतंकी हमले में 4 लोगों की मौत, कई घायल। ओमान के वादी अल खबीर इलाके की घटना है। ओमान की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां देखिए ओमान के वादी अल खबीर इलाके की ये घटना की तस्वीरें सामने आई हैं और जिस तरीके से यहां पर मस्जिद के पास भारी गोलीबारी हो रही है, उसकी एक साथ 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये आतंकी हमला है और इसी आतंकी हमले में 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहाँ आपको बता दें ओमान से खबर ये है कि किस तरीके से एक मस्जिद में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है और मस्जिद के पास हो रही भारी गोलीबारी की ये आवाज, ये तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने। ओमान की मस्जिद में हमला हुआ है। आतंकी हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। मस्जिद परिसर में 700 लोग मौजूद थे। हमला शिया धार्मिक स्थल हुसैनिया में हुआ है। मस्जिद के वादी अल कबीर इलाके में यह हमला। ओमान की रॉयल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। और मनीष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। मनीष, पता चल पाया है उन लोगों के बारे में, किसने हमला किया, कितने लोग थे, कैसे पूरी प्लानिंग की गई मस्जिद पर हमले की? बिल्कुल, देखिए इंतजार किया जा रहा है कि ओमान की पुलिस इसके बारे में सार्वजनिक करेगी कि आखिर कौन लोग थे, किस संगठन से जुड़े थे, आखिर वो मस्जिद में क्यों आए और मस्जिद में उन्होंने फायरिंग क्यों शुरू की। और मस्जिद में चूंकि उस कंपाउंड परिसर में करीब 700 लोग शामिल थे, तो वैसी स्थिति में वहां पर आकर अंधाधुंध गोली चलाने के पीछे उन आतंकियों की क्या मंशा थी, इन सब के बारे में आधिकारिक तौर पर ओमान पुलिस अभी कुछ देर में अपना बयान देने वाली है। चूंकि जब आतंकियों की तरफ से गोलीबारी शुरू हुई तो फिर तुरंत ही मस्कट पुलिस वहां पर पहुंची और फिर सिक्योरिटी पर्सनल ने घेराबंदी कर काउंटर फायरिंग शुरू की थी और उस मुठभेड़ में आतंकियों को मार गिराया गया है। लेकिन इसमें काफी कैजुअलिटी हुई है और एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटी कितनी है इसके बारे में भी अभी पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर ओमान के मस्कट में इस तरह की घटना बहुत रेयर इंसिडेंट है। ऐसे इंसिडेंट्स कम दिखाई देते हैं और खास करके मस्जिद परिसर में इस तरह की घटना ने बड़ा सवाल उठाया है। अब ये देखना होगा कि क्या इसका किसी आतंकी संगठन से ताल्लुक है या फिर कोई और कारण है जिसकी वजह से मस्जिद कंपाउंड के भीतर आतंकियों की तरफ से इस तरह की फायरिंग की गई। बिल्कुल मनीष, और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि कैसे मस्जिद पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई हैं, 4 लोगों की मौत हो गई है। शुक्रिया आपका मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब एक स्पेशल रिपोर्ट, जहां देखिए गाजा में जारी बारूदी कोहराम हर नए दिन के साथ ही विध्वंसक और भयावह होता जा रहा है। इस बार आईडीएफ ने सेंट्रल गाजा को निशाना बनाया और सेंट्रल गाजा के स्कूल और रिफ्यूजी कैंप पर हमलों को अंजाम दिया गया है, जिसमें कई लोगों की मौत की खबर है, दर्जनों घायल हुए हैं। जहां एक तरफ हमले के बाद इजरायल के खिलाफ ग्लोबल विरोध हो रहा है, वहीं नेतन्याहू ने भी गाजा की तबाही तक हमले करने का ऐलान कर दिया है। क्यों?
इस रिपोर्ट में समझिए। तो में गाजा में ऐसा बारूदी कोहराम मचा है, इतना भीषण रक्तपात हुआ है जिसे देख हर कोई सन्न है। इजराइल के प्रचंड हमले के बाद गाजा में तबाही का मंजर बेहद भयावह है। दरअसल 14 जुलाई की रात आईडीएफ ने गाजा के 2 अलग अलग ठिकानों पर हमला किया। आईडीएफ का पहला अटैक सेंट्रल गाजा के नुसीरात शिविर स्कूल पर हुआ, तो वहीं इजरायली ब्रिगेड ने सेंट्रल गाजा के अल बुरेज रिफ्यूजी कैंप पर भी विध्वंसक हमला किया। अब तक दक्षिणी गाजा में तबाही मचाने वाले इजराइल ने बीती रात अचानक ही सेंट्रल गाजा पर धावा बोल दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि नुसीरात शिविर स्कूल पर हमले में 17 लोगों की मौत हुई। स्कूल में मरने वाले लोगों में महिलाएं और बच्चे शामिल थे, जबकि इजराइल के हमले में 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। वहीं बुरेज रिफ्यूजी कैंप पर भी आईडीएफ ने भीषण बमबारी की। दावा है कि आईडीएफ ने अपाची हेलीकॉप्टर से हमले को अंजाम दिया। गौर करने वाली बात यह है कि सेंट्रल गाजा के जिस स्कूल पर इजरायली सेना ने स्ट्राइक की, उसका संचालन यूनाइटेड नेशंस के पास था। बस फिर क्या, यूएन स्कूल और रिफ्यूजी कैंप पर हमले के बाद दुनिया के कई देश भड़क गए। इजराइल के नए नरसंहार का ग्लोबल विरोध शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि बीते एक सप्ताह में इजराइल ने गाजा के 5 स्कूलों और राहत शिविरों पर अटैक किया है, जिससे भीषण नरसंहार हुआ है। और जानते हैं ऐसा करने के पीछे की वजह क्या है? दरअसल इसी महीने नेतन्याहू वॉशिंगटन दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में अमेरिका सीज फायर को लेकर कोई ऐलान करे, गाजा से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले, उससे पहले हमास पर दबाव बनाने के लिए बेंजामिन ने गाजा में हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल के इन हमलों में हमास के कमांडर भी मारे जा रहे हैं। चंद रोज पहले ही आईडीएफ ने हमास के खान यूनुस ब्रिगेड के कमांडर सलामा को मारा और अब उसकी मौत की पुष्टि भी हो गई है। मगर अब तक आईडीएफ ने दाइफ के मारे जाने की खबरों पर कोई बयान नहीं दिया है। ऐसे में हमास के मिलिट्री विंग के चीफ के मारे जाने की खबरों पर सस्पेंस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत वर्ष।